कोर्ट से जुड़ गई हैं गौनिका अरोड़ा। गौनिका, अब से थोड़ी देर में सुनवाई, अब इस मामले में सुनवाई तो पहले हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अभी और कितना वक्त लगेगा जब इस मामले पर फैसला आएगा? बिल्कुल मीनाक्षी, बस इंतजार किया जा रहा है जजेस के बैठने का, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम था। हालांकि 10 से 15 मिनट ऊपर हो जाता है, ऐसे में 10:40, 45, 50 तक ये फैसला आ सकता है। जैसे ही जजेस बैठेंगे तो सबसे पहले अडानी हिंडनबर्ग मामले पर ही ये फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, जब कोर्ट ने, क्योंकि पिछले 1 साल से इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, मार्च में कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, जो जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में 6 मेंबर्स की कमेटी थी, और इसके अलावा कोर्ट ने सेबी को ये कहा था कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। और इस पूरे मामले में सेबी को पहले लगभग 5 महीने का वक्त दिया गया था, अगस्त में रिपोर्ट देनी थी। उसके बाद सेबी ने और एक्सटेंशन मांगा, फिर सेबी को वक्त दिया गया था 15 दिन और का। ऐसे में सेबी ने जब रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें 24 में से 22 मामलों में यह कहा गया था कि उनकी अब तक जांच की जा चुकी है, उनमें इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है। 2 और मामले हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन की जानी है। और फिर जब आखिरी सुनवाई 24 नवंबर को हुई तो उस मामले में कोर्ट ने तब ये सेबी को लास्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। सेबी ने कहा था कि वो टाइम और नहीं मांग रही है, लेकिन इसमें यह कहा था कि इस पूरे मामले में वो अब जल्द ही अपनी पूरी रिपोर्ट, यानी कि 24 मामलों में रिपोर्ट सबमिट करेंगी। देखिए, कोर्ट का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से मार्केट में जो देखा गया था वॉलेटाइल सिचुएशन थी, यानी कि लोगों को नहीं पता था कि उनके शेयर्स के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कोर्ट का यही कंसर्न था कि इन्वेस्टर्स किसी तरीके से इफेक्ट ना हो। अगर मार्केट में फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है तो उस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने सेबी को कहा था। और इसके अलावा 6 मेंबर्स की कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने भी इस पूरे मामले में पॉजिटिव रिपोर्ट ही दी थी, यानी कि इस पूरे मामले में अडानी को किसी तरीके से दोषी नहीं ठहराया गया था। और इसके अलावा जो सेबी ने भी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें भी एक तरीके से क्लीन चिट ही दी गई थी। हालांकि जो 2 और मामले हैं उनमें अभी तक जो रिपोर्ट है वो पूरे तरीके से सामने आनी है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने यही कहा है इस पूरे मामले में कि देखिए, अभी जजेस बैठ गए हैं तो इस पूरे मामले पर अब ऑर्डर जो है वो पढ़ना शुरू किया जाएगा। अभी डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मिश्रा इस वक्त कोर्ट में बैठ चुके हैं। तो अब से कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पे ऑर्डर क्या आता है, क्योंकि कोर्ट ने जब आखिरी सुनवाई की थी उसमें यह कहा था कि एक तरीके से जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका किसी तरीके से कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ है, इसीलिए कोर्ट उस पर रिलाय होकर किसी भी तरीके का फैसला नहीं सुनाएगा। तो कोर्ट अपने आधार पर जिस तरीके से सेबी की जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर फैसला सुनाएगा। और सेबी से यह भी कहा गया था कि फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, उसके आधार पर ही कोई ऐसी एक सजेशंस अपनी रिपोर्ट में दे, जिस पर अब सेबी अपनी रिपोर्ट में क्या दे चुका है, क्योंकि उसके बाद अब सीधे ऑर्डर आ रहा है जो कोर्ट ने 24 नवंबर को रिजर्व किया था। इसके अलावा सेबी की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाए गए थे। जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से उनका यह कहना था कि सेबी ने इस पूरे मामले में सेबी पर यकीन नहीं किया जा सकता, उनके अधिकारियों पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था आपके पास कोई ऐसा मटेरियल तो है नहीं, कोई ऐसा एविडेंस तो है नहीं कि आप सेबी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि एलआईसी को या एसबीआई को आप सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में आप सेबी की ऑथेंटिसिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अब सिर्फ और सिर्फ नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। जजेस इस वक्त बैठ चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों में ऑर्डर पढ़ना शुरू हो जाएगा और तब पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है। क्योंकि देखिए, ये पूरे मामले में सुनवाई लगभग 1 साल से चल रही है। जिस तरीके की सिचुएशन उस वक्त मार्केट में हुई उस पर कोर्ट ने कंसर्न जताया था। लगातार ये कहा गया था जब इस पूरे मामले में कमेटी भी गठित की जानी थी तब केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से नाम दिए थे, सेबी ने भी अपनी तरफ से नाम दिए थे, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले में वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई पक्षपात हो इस मामले में। और यही वजह है कि कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी गठित की थी, अपनी तरफ से सेबी को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सेबी ने भी अपनी सबमिट की थी अगस्त के महीने में। और उसके बाद सिर्फ 2 मामलों में रिपोर्ट रह गई थी जो अब आप ठीक कह रही हैं। दरअसल गौतम, एक बार आरोप हम याद दिला दें दर्शकों को। गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग कंपनी ने आरोप ये लगाया था कि उन्होंने फ्रॉड किया है और ये स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये हिंडनबर्ग का कहना था। उन्होंने ये कहा कि गौतम अडानी ने पहले तो गलत तरीके से शेल कंपनीज के जरिए
पैसे दुबई और मॉरिशस भेजे और फिर उन्हीं पैसों को अलग अलग कंपनीज के जरिए अपने शेयर्स में लगाया, शेयर्स की खरीद बिक्री की, जिससे कि दामों में अप्रत्याशित तरीके से उछाल आया और इससे फायदा पहुंचाया गया। फिर कई सारी जनहित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इन याचिकाओं की ओर से वकालत कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि फायदा किन्हें पहुंचाया गया। गौनिका, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है जिसमें कंक्लूजन्स में सबसे पहले सीजेआई ने ये कहा है कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की टू एंटर द रेगुलेटरी डोमेन ऑफ सेबी इन फ्रेमिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेटेड इज लिमिटेड, यानी कि सेबी के काम में इंटरफेयर करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड है। इसके अलावा स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टू सी इफ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। इसके अलावा कोई वैलिड ग्राउंड इन्वोक नहीं किया गया फॉर अस टू डायरेक्ट सेबी टू रिवोक इट्स रेगुलेशंस एंड द करंट रेगुलेशंस आर टाइटन्ड बाय द अमेंडमेंट्स इन क्वेश्चन, यानी कि कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड फिलहाल नहीं मिला है कि वो सेबी को इस तरीके से डायरेक्ट करें अपनी रेगुलेशंस को रिवोक करने के लिए और करंट रेगुलेशंस को और टाइटन करने के लिए बाय अमेंडमेंट्स इन क्वेश्चन। नोटिंग एश्योरेंस गिवन बाय एसजी मेहता रिमेनिंग टू प्रोब टू बी कंप्लीटली बाय सेबी इन 3 मंथ्स, यानी कि जिस मामले में मैं कह रही थी कि 24 में से 22 मामलों में इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और जो 2 मामले रह चुके हैं उसमें अगले 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। ये सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कह दिया है। इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं मिला है कोर्ट को टू ट्रांसफर द प्रोब इन दिस केस, यानी कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है and can only be raised if there is willful or deliberated violation of rules, यानी कि ये तभी हो सकता है अगर किसी तरीके से नियमों का वायलेशन किया गया है, लेकिन ऐसा कोर्ट को फिलहाल नहीं मिला है। जो रिलायंस ऑन OCCPR रिपोर्ट इज रिजेक्टेड एंड रिलायंस ऑन अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विदाउट एनी वेरिफिकेशन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एज अ प्रूफ, यानी कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर किसी भी तरीके के कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जो कि इस पूरे मामले में अडानी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, ऐसे में उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो ये फिलहाल कोर्ट की तरफ से जो मेन कंक्लूजन्स जो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, यानी कि साफ तौर पर जो अभी तक का कंक्लूजन्स हैं वो अडानी के फेवर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अनसब्सटेनेटेड एंड रिजेक्टेड। Government of India and SEBI shall take into the consideration the recommendations of committee to strengthen the interest of Indian investors, यानी कि कोर्ट का जो सबसे मेन कंसर्न था कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरीके से सिक्योर किया जाए, उनके पैसे को किस तरीके से सिक्योर किया जाए कि मार्केट में जब भी ऐसा वायलेशन जब भी ऐसा वॉलेटाइल सिचुएशन आती है तो उनको कैसे स्टेबल किया जाए। ऐसे में उस पूरे मामले में कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और सेबी को ये कहा है कि वो कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो कि जस्टिस सप्रे वाली कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित में आगे मार्केट की सिचुएशन चले। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेबी टू लुक इनटू इट इफ देयर इज एनी इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ बाय द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन शॉर्ट सेलिंग एंड इफ सो देन टेक एक्शन इन अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि ये भी कहा गया है केंद्र सरकार और सेबी को कि वो इस पूरे मामले में देखें कि क्या कोई इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए ऑन शॉर्ट सेलिंग, एंड इफ सो अगर कुछ हुआ है तो इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक वो एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से, जो कंक्लूजन्स में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है सेबी के डोमेन में एंटर करने की इन फ्रेमिंग द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि सेबी के अधिकार क्षेत्र में एंटर करने की सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है कि इस पूरे मामले में जो जांच है उसको ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा इट कैन ओनली बी रेज्ड अगर कोई ऐसी विलफुल या फिर डेलिब्रेट वायलेशंस हो, यानी कि जानबूझकर की गई वायलेशंस या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई वायलेशंस, अगर कुछ ऐसा होता है तभी इस पूरे मामले में जो जांच है उसको ट्रांसफर किया जाए। सेबी ने एक टर्म यूज किया है, टर्म ओपेक, टू डिस्क्राइब द एफपीआई विच वाज मिसकंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी, यानी कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने एफपीआई को गलत तरीके से समझा। सेबी ने एक टर्म यूज किया था ओपेक एफपीआई के लिए। सेबी ने यह भी कहा था कि एफपीआई रेगुलेशंस डिड नॉट प्रोहिबिट ओपेक स्ट्रक्चर एंड कुड नॉट इन फैक्ट लोकेट द बेनिफिशियल ओनर्स। मैंडेटरी अपफ्रंट डिस्क्लोजर मेंट दैट ओपेक स्ट्रक्चर वाज ओमिटेड इन 2009। देखिए सेबी ने जिस तरीके से 2019 में जो कानून बनाए थे उसके आधार पर सेबी ने जो कहा है, इसके अलावा सेबी ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा और कमेटी ने उसको जिस तरीके से समझा उसके बारे में कोर्ट ने कमेंट किया है। तो फिलहाल अब तक के जो मीनाक्षी इस पूरे मामले में कोर्ट ने जो कंक्लूजन अभी तक मुझे ये थोड़ा ओपेक स्ट्रक्चर बताएं। इसका मतलब गौनिका ये है कि पहले 2-3 बातें जो क्लियर हो जाती हैं कि अडानी के खिलाफ पहली बात तो ये कोई ठोस सबूत है नहीं,
सेबी के कामकाज में सुप्रीम कोर्ट एक हद तक ही दखल दे सकता है, उससे ज्यादा का दायरा सुप्रीम कोर्ट का सेबी के लिए भी नहीं है। इसलिए सेबी को टाइम लिमिट और बढ़ा के दी गई है कि 3 महीने का वक्त आप और लीजिए, तो और मामले जो बाकी रहते हैं उसमें अपनी जांच को पूरा करें। यानी एक तरीके से फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो मौजूदा समय है ये अडानी के लिए हितकारी साबित हो रहा है। कोई समस्या उनके लिए खड़ी होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोई ऐसा सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है जो हिंडनबर्ग ने लगाया था। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, यानी कि कोर्ट ने एक तरीके से साफ तौर पर मना कर दिया है एसआईटी प्रोब के लिए। इन द अडानी हिंडनबर्ग मैटर एंडोर्सेस सेबी की प्रोब और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, यानी कि सेबी ने अब तक जो जांच की है, सेबी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, इसके अलावा सेबी की जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है, क्योंकि ये मांग की गई थी प्रशांत भूषण की तरफ से कि इस पूरे मामले में एक एसआईटी गठित की जाए। उनका कहना था कि उनको सेबी पर भरोसा नहीं है। सेबी ने जिस तरीके से जांच की है, सेबी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो जो पॉइंट्स कहे गए हैं उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में एक एसआईटी गठित की जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में इनकार कर दिया है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में किसी भी तरीके से एसआईटी गठित नहीं की जाएगी। यानी कि सेबी की रिपोर्ट से फिलहाल कोर्ट संतुष्ट है, और जो 2 और मामले हैं जिनमें सेबी को अभी जांच करनी है, उसके लिए 3 महीने का वक्त फिलहाल सेबी को दिया गया है। यानी कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है कोर्ट को कि इस पूरे मामले में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये बड़ा इस वक्त झटका प्रशांत भूषण और तमाम उन याचिकाकर्ताओं को लगा है जिन्होंने अडानी हिंडनबर्ग मामले में कोर्ट में यह कहा था कि एसआईटी गठित की जाए। इस पूरे मामले की जांच वो सेबी से नहीं बल्कि एक एसआईटी जो कोर्ट गठित करता उससे चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि उन्हें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है कि जिसके आधार पर कोई एसआईटी को ये मामला ट्रांसफर किया जाए। यानी कि ये मामला अब तक जो सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया है वो बिल्कुल सही किया है। 22 मामलों में अब तक इन्वेस्टिगेशन सेबी ने कर दिया है। 2 और मामले हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, जो कि अगले 3 महीनों में होगा, जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कर दिया था। तो बड़ी खबर यही है जो हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा बता रही है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम फैसला आ चुका है। पहली बात तो ये कि सेबी जो जांच कर रही है उस जांच में कोई त्रुटि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट सेबी की जांच में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। 22 मामलों में जांच हो चुकी है, 2 और मामलों में जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग कंपनी ने जो आरोप लगाए थे और 88 सवाल पूछे गए थे, और उन्हीं सवालों के आधार पर जो जनहित याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है मार्केट में। जिस तरीके से पैसे हवाला के जरिए, कहीं शेल कंपनीज के जरिए लगाए गए और फिर स्टॉक मार्केट में शेयर्स के दाम बढ़ाए गए और उससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। और प्रशांत भूषण भी ये सवाल पूछे थे, ये फायदा किन्हें पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी क्लीन चिट एक तरीके से दे दी है कि जो भी जांच अब तक सेबी ने की है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसका मतलब ये कि गौतम अडानी को भी ये क्लीन चिट आगे मिल रही है। 2 और मामले ऐसे हैं जिन पर अभी जांच होने बाकी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेबी को अभी 3 महीने का वक्त दिया गया है। बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। उनकी कंपनीज पर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप यहां से खारिज होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गौतम अडानी शुरुआत से ये कह रहे हैं गौनिका कि हिंडनबर्ग कंपनी जो है ये आरोप इसलिए लगा रही है, ये एक कैलकुलेटेड आरोप है, भारत के विकास को वो देख नहीं पा रही, इसलिए एक इरादे के साथ ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर अडानी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि बाहर यानी कि पूरे देश को बदनाम करने के लिए, विदेश में बदनाम करने के लिए इस तरीके से ये रिपोर्ट को लाया गया है, और ये रिपोर्ट भी कैलकुलेटिव तरीके से लाई गई है, भारत की मार्केट पर असर डालने के लिए लाई गई है, जिस पर अब कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं मिला है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके आधार पर कोर्ट इस रिपोर्ट को माने। और ये कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में, यानी कि जिस दिन ऑर्डर रिजर्व किया था उस दिन भी ये कह दिया था कि इस पूरे मामले में जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलता है, हिंडनबर्ग
हिडनबर्ग रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तब तक कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला, तब तक कोर्ट इस पूरी रिपोर्ट को सिर्फ उसके आधार पर कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकता है, जिसका हिंट उस दिन भी मिल गया था। लेकिन आज कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में कोई भी एसआईटी गठित नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा है कि सेबी के आर्गुमेंट से हमें यह मेरिट मिला है और ना हमें कोई ऐसा रीजन मिला है इन डेलीगेटरी लेजिस्लेटिव पावर, जो करंट रेगुलेशंस हैं वो दे आर नॉट टेंटेड विद इलीगैलिटी, यानी कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया है जो कि इलीगल तरीके से है। इसके अलावा पिटिशनर्स हैव नॉट चैलेंज्ड द वायर्स ऑफ रेगुलेशन बट देयर इज रेगुलेटरी फेलियर। Thus, there is a prayer which is known to this court. This is an afterthought based on value judgment and is thus रिजेक्टेड। यानी कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि एसआईटी गठित की जाए, सेबी के आर्गुमेंट्स पर, सेबी की रिपोर्ट पर उनको यकीन नहीं है, सेबी के इन्वेस्टिगेशंस पर उनको यकीन नहीं है, कोर्ट ने उस पूरे मामले को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि याचिकाकर्ताओं को एक बड़ा झटका है, जिसमें कि कई ऐसे विपक्षी पार्टियों के सांसद थे, इसके अलावा प्रशांत भूषण की तरफ से याचिका थी। तो सारे मामले में अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सेबी ने अब तक जो जांच की है 22 मामलों की, उसको कोर्ट ने फिलहाल सही पाया है। 2 और मामलों की जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिस कोर्ट कैन नॉट टेक ओवर द रोल ऑफ द डेलीगेटरी लेजिस्लेशन ऑफ सेबी, यानी कि सेबी का रोल कोर्ट अब ओवरटेक नहीं कर सकता है। सेबी के कामकाज में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेबी अपने लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है और उस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये कोर्ट ने साफ कर दिया है।